प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, आज हम व्याकरण के कुछ अभ्यास करने वाले हैं, खासकर सर्वनाम। तो अभ्यास प्रश्नों के अलावा भी कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि आज हम अभ्यास कर रहे हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न रहेगा आज, कभी कभी परिभाषा के स्थान पर भेद भी पूछे जाते हैं। किसके भेद? जैसे सर्वनाम के भेद। तो हम आज लिखेंगे सर्वनाम के भेद। लिखिए, जैसे प्रश्न हमारा पूछा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या सर्वनाम के भेद लिखें। तो हमें पता है सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो क्रम संख्या तो आगे पीछे हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो हमें भेद, सर्वनाम के जो 6 भेद हैं वे याद होने चाहिए, और इनके उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है, इनके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से पर सूची, जो तालिका है याद कर लेते हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सुनने वाले के लिए, ऐसा भी प्रश्न दिया जा सकता है सुनने वाले के लिए। जैसे हमारे दूसरा प्रश्न मान लेते हैं, सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को लिखें। सर्वनाम
शब्दों को लिखें। सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को लिखें। तो सुनने वाले के लिए हम किन किन सर्वनाम शब्दों को करते हैं? हम कहेंगे जैसे तुम, सुनने वाले के लिए हम तुम, तुम्हें, ये सारे इसमें लिखने हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? तुम, सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, जब हमसे छोटा होता है या हमारे बराबर आयु का होता है तो हम उसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारा कहते हैं। और अगर हमसे आयु में बड़ा है या पद में बड़ा है तो आप, आपका, आपका का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो पुरुषवाचक जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से आते हैं? बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सा? बोलने, अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, ये बोलने वाला अपने लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। तो इसकी एक श्रेणी हो गई। दूसरा है सुनने वाले के लिए, जिसका अभी आज हमने उदाहरण अभी लिखा है कि सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द कौन है? तुम, जब हमारे बराबर या हमारे से छोटा होता है उसे हम सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा। और अपने से बड़े के लिए, चाहे आयु या पद में बड़ा है तो आप, आपका हम प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तो पुरुषवाचक जो है सर्वनाम, इसकी 3 श्रेणियां कौन कौन सी हो गई? बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों के लिए प्रयोग अपने लिए करता है, अपने लिए, सुनने वालों के लिए या किसी अन्य के लिए, वे सभी क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी 3 श्रेणियां होगी, हमें ये सब याद रखनी है। पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 श्रेणियां हो गई। अगर इसको मैं बताऊं तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसकी पहली जो श्रेणी है, अपने लिए प्रयोग करने वाले से, अपने लिए प्रयोग करने वाले, प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। तो अपने लिए हम लोग किन किन का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम मैं लिख रहा हूँ। मैं, हम इसका प्रयोग स्वयं के लिए किए करते हैं। मुझे, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। अगला है एक दूसरा है, अभी हमने किया सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए हम कौन कौन सा प्रयोग करते हैं? सुनने वाले के लिए ये अभी मैंने बताया था, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारा, आप, आपका,
और किसी अन्य के लिए। तीसरा है, ये आएगा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले, किसी अन्य के लिए। तो अपने लिए इसका हम ये याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, ये 3 श्रेणियों में हम इसको बांट सकते हैं, जिनका हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए। तो किसी अन्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, वह, किसी अन्य, वह मेरा दोस्त है, वह, उसे मिठाई पसंद है, किसी अन्य के लिए। उसका भाई राहुल है, किसी अन्य के लिए। वे सब मेरे दोस्त हैं, ये भी अन्य के लिए प्रयोग करें। उन्हें मैंने बुलाया है, उनका घर यही है। तो ये किसी अन्य के लिए हम कौन इसका प्रयोग करते हैं, वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका। और सुनने वाले के लिए मैंने आपको याद करवाया था, बताया था, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, अपने से बड़े के लिए आप, आपका। अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। तो परीक्षा में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। इस तरह के प्रश्न भी हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 सर्वनाम शब्द लिखें, तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। अगला है हमारा प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम का हमने ये देखा भेद, और ये हमने याद भी कर लिया है। अब आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा, पुरुषवाचक के बाद में दूसरा जो भेद था वो था निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक जो है, निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय में जब हम किसी निश्चित चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वह मेरा भाई, इसमें निश्चिंतता बनी है कि वह जो है वह मेरा भाई, यह मेरा घर है। तो निश्चय, जिसमें कि कोई चीज़ निश्चित की गई है या पता है, हमें किसी निश्चित चीज़ का बोध कराता है। तो इसके उदाहरण क्या है, या फिर इसकी परिभाषा भी एक बार दोहरा लेते हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कभी कभी केवल उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण दीजिए। तो अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का एक उदाहरण दीजिए, तो हम क्या उदाहरण एक देंगे, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। बच्चे ऐसे वाक्य लिख करके छोड़ देते हैं और इसमें बताते नहीं कौन है, क्योंकि यहाँ पे वह भी है और मेरा भी है। तो कौन से सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं, कौन निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जब भी आप उदाहरण दें तो उसको रेखांकित करें, या फिर इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे करके रेखांकित करके लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही करके नीचे लिख सकते हैं कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक
वाचक सर्वनाम है, या इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह से हम लिखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ भी आ जाएगा, नहीं तो उदाहरण गलत होगा। वाक्य लिख देने से उदाहरण नहीं बनता है, याद रखिएगा, यह वाक्य लिख देने से उदाहरण नहीं बनेगा। तीसरा हमारा है अनिश्चयवाचक। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें निश्चित नहीं, जैसे कि दरवाजे पर कौन आया है। हो सकता है मेहमान हो सकता है रिश्तेदार हो सकता है आपका दोस्त हो। अभी जो चीज़ निश्चित नहीं, दरवाजे पर कौन आया है, तो ये सब कौन, कोई या, तो इसमें उदाहरण है। इसका एक उदाहरण अगर हमें देखा जाए, उदाहरण रोहन ने कुछ खाया है। रोहन ने कुछ खाया है, तो यहाँ पे कुछ जो है ये है अनिश्चयवाचक। फल भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, दवा भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें जो है, तो यहाँ लिखेंगे कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। लिखेंगे रोहन ने कुछ खाया, यहाँ पे इस वाक्य में कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण के हिसाब से बोला जाए तो किसने, कौन, क्या, ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या है। इसके बाद इसकी पहचान है। इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, तो यहाँ पे क्या जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक है। उसी तरह हम अपना पांचवा वाक्य भी करते हैं। पांचवा जो भेद है वह है संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक। तो ये हमेशा जोड़े में प्रयोग किया जाता है, जैसे जो और सो। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास हो गए। हमेशा जो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, इनका एक साथ ही प्रयोग किया जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये संबंध होता है, आपस में इन दोनों का संबंध होता है, एक ही साथ प्रयोग भी किए जाते हैं। निजवाचक। निजवाचक, जैसे निज से ही पता चलता है, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाला। निज का क्या अर्थ है? स्वयं के लिए। मैं स्वयं काम करता हूँ, तो यहाँ स्वयं निज के लिए, अपने स्वयं के लिए अगर हम करते हैं प्रयोग, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं, परिभाषा तो पूछी जा सकती ही है, उदाहरण के लिए भी आप तैयार रहिए, खासकर सर्वनाम के मामले में।
तो आज के लिए इतना ही, शेष कल करेंगे।